दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने दोबारा से लेक्चर 3 लेकर आया हूं। तो मैं आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। ग्रेट मॉर्निंग आप सभी को। दोस्तों हम चैप्टर जो कर रहे हैं उसका नाम है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कर चुके हैं छोटे छोटे। आज लेक्चर नंबर 3 की बारी है। बेटे आज मैंने इस लेक्चर में बहुत सारी बातें आपको बतानी है। तो मैं भूपेश आनंद आज लेक्चर 3 में क्या क्या करने वाला हूं थोड़ा सा मैं बताऊंगा। एक तो बेटे आज सबसे पहले मुझे थोड़ा सा जो पिछले 2 लेक्चर्स में कराया मैंने उसकी थोड़ी सी रिवीजन कराऊंगा और फिर आपको मैं होमवर्क दूंगा और फिर आपको मैं आज नए कंसेप्ट बताऊंगा रिप्लेसमेंट डिसीजंस को लेकर। तो आज की क्लास बड़ी जबरदस्त अच्छी रहने वाली है दोस्तों, बहुत बढ़िया रहेगी। और इस क्लास में हम दबाकर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर डालेंगे, लॉजिक समझेंगे। अभी तक तो हम फर्स्ट ही क्वेश्चन करा हमने। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या बढ़िया बात बोली बेटे किसी ने। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बेटे हम कितनी कोशिश करें तब जाकर 100% हमें सफलता मिलती है। हम अगर बहाने ना बनाएं, रीजंस ना दें, अनरीजनेबल रहें तो हमें लाइफ में सक्सेस मिलती है। तो मैं आज आपको यही एक ज्ञान की कुंजी, सफलता की कुंजी दे रहा हूं। बेटे ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस बड़े बड़े हो सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि आप उसका बस चित्र बनाएं और जैसे जैसे मैं सिखाता जाऊं वैसे वैसे करते जाएं। 101% आपको सक्सेस मिलेगी। 101% आपको सक्सेस मिलेगी। बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि एक बार हम आज जब क्लास शुरू कर ही रहे हैं तो एक बार छोटा सा भगवान को पहले याद कर ले बेटे, फिर आगे चलेंगे। तो कहते हैं कि हमारे को बड़ी जबरदस्त भगवान की तरफ से बरकत मिलेगी और हमारे सारे काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आइए भगवान की बांसुरी को सुनने। बेटे कहते हैं कि जब हम भगवान को याद करके कोई भी काम करते हैं तो बेटे लाइफ में सक्सेस मिलती है। और मैं तो कहूँगा आप भगवान को भी छोड़ दीजिए, अपने माता पिता को अपना भगवान मानिए और उनको एक बार स्मरण करके उनका आशीर्वाद लेकर बैठेंगे तो बेटे सीएस क्या, सीएस का बाप हो जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है। सीएस प्रोफेशनल के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3।
बेटे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस का चैप्टर है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस का चैप्टर है, और हम लेक्चर नंबर 3 में हैं इस समय। और आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी कुछ मैंने अभी तक बताया, ये बताया कि एक प्रोजेक्ट को चलाना, एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, न्यू प्रोजेक्ट बेटे, इट इज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। बेटे ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, it is a capital budgeting decision. It is important to prepare a project report. बेटे किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करें। और बेटे हमने जैसा सीखा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 2 फैक्टर्स होते हैं, एक मॉनेटरी फैक्टर्स और दूसरे नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। तो बेटे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरे बेटे। फिर बेटे मैंने आपको सिखाया कि पूरी कैपिटल बजटिंग में हम कैश फ्लो क्राइटेरियाज को डिस्कस करने वाले हैं। और कैश फ्लो में 2 चीजें आती हैं बेटे, एक कैश आउटफ्लो और दूसरी कैश इनफ्लो। बेटे 2 चीजें आती हैं, और कैश आउटफ्लो और इनफ्लो में इस बात को समझना है, इनफ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। कैश आउटफ्लो बेटे T0 में होगा, और कैश इनफ्लो बेटे फ्यूचर पीरियड में होंगे, बेटे फ्यूचर पीरियड में होंगे। तो आइए जी, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये काम शुरू कर रहा हूं, और ये कह रहा हूं कि मैंने अभी तक जो भी 2 क्लासेस ली उसमें मैंने बताया कि किसी भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन को करने से पहले आप उसके कुछ क्राइटेरियाज को देख लें। जैसे मैंने कहा जी, 2 तरह के क्राइटेरियाज होते हैं, नॉन DCF और दूसरा बेटे कौन सा, DCF। नॉन DCF में 3 क्राइटेरियाज होते हैं, और DCF में भी 3 ही होते हैं मेरे बच्चे, पे बैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ROI, NPV, PI, IRR। तो बेटे ये 6 कंसेप्ट हमने सीखने, और सबसे बड़ा बेटे ये NPV है। हमने लास्ट क्लास में बस एक ही क्वेश्चन किया था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, पे बैक पीरियड का। तो मैं पहले तो आपको होमवर्क दे दूं, अभी मैंने कुछ बताया नहीं है, फिर भी आप बेटे क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक होमवर्क लिख लें। ये होमवर्क मुझे पिछले लेक्चर में दे देना चाहिए था, बस ध्यान में नहीं रहा बेटे। तो मैं लेक्चर 4 में पहले 2 से लेके 5 तक की जो भी डाउट्स होंगी वो डिस्कस करूंगा। आपको आज का दिन दे रहा हूं, आप प्लीज 2nd से 5th तक क्वेश्चन करें और फिर लेक्चर नंबर 4 अटेंड करें। मैं आज आपको कुछ नई दुनिया में लेके जाना चाहता हूं। आप कंसेप्ट नंबर 10 तक तो मुझे जहां तक याद आता आप लिख चुके हैं, 11 तक लिख चुके हैं। तो आज आप एक छोटा सा कंसेप्ट चेक करें कि आपने लिखा है या नहीं, नहीं तो फिर मैं उसको लिखवा दूंगा। ये बेटे सब कर चुके हैं। आइए जी, पे बैक पीरियड लिख चुके हैं, ये भी हो चुका है, ARR भी लिख लिया, डेप्रिसिएशन भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। और बेटे उसके बाद PI चलो चेक करें जी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि लेक्चर 2 में मैंने ये बताया था या नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स स्लैश डिजायरेबिलिटी फैक्टर स्लैश बेनिफिट कॉस्ट रेशो, PI। बेटे उसको देख लें, नहीं लिखा तो लिखें। This is relative measure. This is relative measure of evaluating any capital budgeting project. आराम से बेटे, this is relative, अंडरलाइन कर दीजिए, relative measure of evaluating any capital budgeting project। किसी भी कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट को रिलेटिव मतलब रेशो की मदद से हम
कैलकुलेट कर सकते हैं तो लिखेंगे पीआई रिलेट्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू profitability index is equal to present value of cash inflows with respect to present value of cash outflows। तो बेटे profitability index is equal to PI of CI upon PV of CO, PV of CI upon PV of CO। अगर बेटे ये ग्रेटर देन 1 है, अगर ये 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा कब होगा? जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा या डिनोमिनेटर। सोचिए, आप दो चीजों को भाग कर रहे हैं, न्यूमरेटर ज्यादा होगा तभी कोफिशिएंट 1 से ज्यादा आएगा। तो बेटे ये अच्छी बात है जब पीआई ग्रेटर देन 1 है। तो एक्सेप्ट द प्रपोजल एंड इफ पीआई इज लेस देन 1 और अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से कम है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से कम है तो बेटे इस प्रपोजल को हम रिजेक्ट कर देंगे। 1 से कम कब होगा? जब इनफ्लो कम होंगी, आउटफ्लो ज्यादा होंगी। इनफ्लो कम होंगी, आउटफ्लो ज्यादा होंगी। तो बेटे आराम से आप लिख लीजिए, इफ पीआई इज इक्वल टू 1, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 के बराबर है, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों सेम है, न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, देन नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स मे बी टेकन इनटू अकाउंट। तो बेटे फिर हम नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे बिफोर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द प्रपोजल। तो सी पॉइंट जरूर लिखेंगे बेटे। सपोज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 3, सपोज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 3, मान लेते हैं पीआई इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। देन इट इंप्लाइज, लिखे मेरे बच्चे, लिखे फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ कैश आउटफ्लो, हर 1 रुपए की आउटफ्लो के पीछे देयर विल बी कैश इनफ्लो ऑफ ₹3। बेटे बड़ा सिंपल है, मुश्किल है ही नहीं बेटे। और बेटे डी पॉइंट भले अभी समझ ना आए, आप लिख लें, फिर मैं समझाऊंगा जब टाइम आएगा। ठीक है जी, लिख लिया जी। चलिए अभी जो आज की क्लास अब शुरू हो रही है बेटे, लेक्चर नंबर 3 अब स्टार्ट हो रहा है। आप प्लीज, जैसे मैंने ये प्रिपेयर किया, आप प्लीज प्रिपेयर करें। कैपिटल बजटिंग टॉपिक कैन बी डिस्कस्ड अंडर फॉलोइंग हेड्स। बेटे कैपिटल बजटिंग को हम इन 5-6 कैटेगरीज में डिस्कस कर सकते हैं। एक कैटेगरी है बेसिक कंसेप्ट 1, ये तो हमने कंप्लीट कर ली, इसकी भी प्रैक्टिस बाकी है। बेसिक कंसेप्ट 2 अभी करनी है। रिप्लेसमेंट डिसीजंस आज शुरू करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट उसके बाद शुरू करेंगे। लीज वर्सेस बाइंग, कैपिटल बजटिंग जब खत्म होगी तो मैंने इसकी अलग से रिकॉर्डिंग की है, ये चैप्टर मैंने अलग से बना दिया है। और लास्ट है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इंपॉर्टेंट मार्क कर दे, पेपर में बार बार पूछ रहे हैं डिसीजन ट्री, सिमुलेशन वगैरह। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को इंपॉर्टेंट मार्क करें, रिप्लेसमेंट डिसीजन को इंपॉर्टेंट मार्क करें, और बेसिक कंसेप्ट 2 को इंपॉर्टेंट मार्क करें। चलिए जी, कंसेप्ट 12 प्लीज लिख लें। बेटे अब कंसेप्ट 13 है, आप एक बार पहले लिख लें, फिर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा
और आज का पूरा दिन पूरा लेक्चर बेटे इसी के ऊपर रहने वाला है। तो आप 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट पहले लिख लें, फिर खाली समझने में ध्यान देंगे और मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चंस करेंगे और आज का लेक्चर हो जाएगा। चलिए जी, कंसेप्ट 13, रिप्लेसमेंट डिसीजंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही कीमती है दोस्तों। तो लिखें रिप्लेसमेंट डिसीजंस। Replacement means to purchase new asset, comma, new technology, comma, new method. Replacement means to purchase new asset, comma, new technology, comma, new method in place of old asset, old technology and old method। आराम से बैठे। Replacement means to purchase new asset, new technology and new method in place of old asset, old technology and old method। आराम से बैठे, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। Replacement of computers with laptops, replacement of old washing machine with automatic washing machine। बेटा सबने लिखना है। कुछ बच्चे कमर ढीली करके बैठे हुए हैं, मैं उनको डंडा मारने वाला हूं भैया, सोच लो। ये डंडा मारूंगा सीधा उनकी आंख पे लगेगा, ये देख लो। कमर बिल्कुल सीधी कर दो, कैलकुलेटर सामने रखो, जो जो कह रहा हूं चुपचाप लिख लो। लिख के ज्यादा समझ आता है, चालाकी मत करो, ईमानदारी से काम करो। ए पॉइंट के बाद बी पॉइंट लिखो। फॉलोइंग इज अ फ्लो चार्ट इन रिलेशन टू रिप्लेसमेंट डिसीजन। अभी समझ नहीं आया, समझाया है ही नहीं। आराम से पहले लिख लो 1-2 मिनट, फिर हमने लिखने का काम खत्म हो जाएगा। फॉलोइंग इज अ फ्लो चार्ट इन रिलेशन टू रिप्लेसमेंट डिसीजंस। ये चार्ट है, आराम से एक बार बना लें। अब ये जो स्टेप 1 और 2 लिखा है ना, ये गलती से ऊपर आ गया, लाइफ इज इक्वल के ऊपर। ऊपर नहीं आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो स्टेप 1 होगा और कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो स्टेप 2 होगा। गलती से ऊपर लिख दी है, वो तो ऐसी 2 इंफॉर्मेशन लिखी है। वेदर टू परचेज मीनिंग लिखा है, तो आप वेदर टू परचेज न्यू एसेट एंड सेल ओल्ड एसेट और नॉट के ऊपर लिख दें मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजंस। मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजंस, मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजंस। और स्टेप 1 जहां पे लिखा लाइफ इज इक्वल, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। स्टेप 1 को नीचे लिखें, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोज स्टेप 1, फिर कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज स्टेप 2, फिर स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल नेट प्रेजेंट वैल्यू। आराम से। रिप्लेसमेंट डिसीजंस। एक बच्चा दूसरे को कंधा मार के बोल रहा है समझ नहीं आ रहा। हाँ मुझे पता है समझ नहीं आ रहा, अभी लिख लो। समझा रहा ही नहीं मैं, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, बेवकूफ बनाया हुआ है। लिख लो। फॉलोइंग इज द फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस। बेटे देखो, नखरे से करो वैसे करो, ये बेटे 4-5 चीजें तो लिखनी है, यहां तक लिखनी है। अब आपकी मर्जी, आप कैसे कर रहे हो बेटे, सीधी सी बात है। फॉलोइंग इज द फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस। Following is the format for calculating incremental cash outflows. Purchase price of new asset plus installation expenses if any minus sale of existing assets plus tax payment on STCG
टैक्स पेमेंट ऑन STCG ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग और ओल्ड एसेट। तो बेटे ऊपर आ गया परचेज प्राइस ऑफ न्यू एसेट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इफ एनी माइनस सेल ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, सेल ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स तो देख लेंगे क्या है, ओल्ड एसेट लिख लें, प्लस टैक्स पेमेंट ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ ओल्ड एसेट माइनस टैक्स सेविंग ऑन STCL लिख ले बेटे, गलती से जी लिखा हुआ, माइनस टैक्स सेविंग ऑन STCL ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग और ओल्ड एसेट प्लस इंक्रीज और एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, प्लस इंक्रीज और एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, और लास्ट में बेटे टैक्स सेविंग ऑन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। मानिए कि फ्रेंच लैंग्वेज लिख दी, इसलिए लिखवा रहा हूं कि फिर मेरे को बार बार खोलना नहीं पड़ेगा, आप एक बार लिख लें, काम खत्म होगा मेरे बेटे। डी पॉइंट, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज, incremental cash inflows is sum total of, incremental cash inflows is sum total of incremental operating cash inflows, incremental operating cash inflows plus incremental terminal cash inflows, incremental operating cash inflows plus incremental terminal cash inflows। आराम से बेटे, सभी लिखेंगे, मैं सबको देख रहा हूं इस समय। Those cash inflows which relate to the main business of an entity, ऐसी कैश इनफ्लोज जो मेन बिजनेस ऑफ एन एंटिटी को रिलेट करती हैं, आर नेम्ड एज ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज। बेटे ब्रिटानिया ब्रेड्स, हमारी दिल्ली में ब्रिटानिया की ब्रेड बिकती है, तो सेल ऑफ ब्रेड्स is operating activity for Britannia bread। ACC सीमेंट में सीमेंट is the operating activity। अपोलो टायर्स में टायर बेचना, रबड़ खरीदना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो है। लिखना बेटे बस, लास्ट है FG, HL खत्म, फिर नहीं लिखेंगे। Operating cash inflows occur from year 1 to end of the project, पहले साल से आखिरी साल तक, and that is recurring in nature, और जो बार बार होते हैं। Operating cash inflows always occur from year 1 to end of the project। लिख लेना, terminal are those which only occur at the end of the project, that is in the last year only। G point लिखें, terminal cash inflows can be due to two reasons। बेटे मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए, आपको इसी टाइम पे लिखना चाहिए। Due to recovery of working capital and due to scrap value of fixed assets realized, subject to capital gain tax भी लिखना है, subject to capital gain tax भी लिखना है। चलो ये लास्ट है, खत्म खत्म खत्म, लो बेटे खत्म है, लो बस ये टाइमलाइन बना दो, खत्म है बेटा।
Following is the timeline which shows the difference between operating and terminal cash inflows. समय की रेखा, मैं समय हूं, मैं कभी रुकता नहीं, मैं चलता ही रहता हूं। T0, T1, T2, T3, T4, T5। OCI का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। अब T0 लिखा नहीं है, आप लिख ले T0 से शुरू होगा। तो लास्ट पीरियड में देखिए 5th ईयर में TCI भी लिखा हुआ है, टर्मिनल कैश इनफ्लोस। चलिए जी, हो गया बेटे। लिखना कुछ भी नहीं है, सुनना है बस। क्या सुनना है? जो मैं बोलता हूं, जो मैं बोलती वो तुम सुनती। दीपिका पादुकोण बनती। मैं कहती कि कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होती। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस CS प्रोफेशनल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती। हाँ होती। पेपर में बार बार आती। पेपर में बार बार आती, इसलिए आप सब ध्यान से सुनती। और पास हो जाती। चलती। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन को हम 5-6 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला हिस्सा है इसका बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर बेटे एक हिस्सा है जो अभी हम शुरू करने वाले हैं, रिप्लेसमेंट डिसीजंस। फिर बेटे न्यू प्रोजेक्ट। फिर बेटे शायद इसमें लीज लिखा हुआ, आप उसको काट के लिखें कैपिटल राशनिंग। और लास्ट है बेटे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बेटे आराम से। मैंने कहा 6 हिस्से हैं बेटे। मैंने इसमें लीज वर्सेस बाय नहीं लिया, वो तो अलग ही चैप्टर बना लिया मैंने। मैं इस समय इस पॉइंट के ऊपर खड़ा हूं, रिप्लेसमेंट डिसीजंस। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि रिप्लेसमेंट का मतलब होता ही क्या है। रिप्लेसमेंट डिसीजंस क्या होती है? रिप्लेसमेंट डिसीजन क्यों करते हैं? ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्यों है? बेटे पहली बात तो बता दूं, एग्जाम्स के लिए एग्जामिनर को ये ब्लॉक तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लगता है, और आजकल ये ब्लॉक भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। और ये वाला IRR वाला ये ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा कहता है 3 तो इंपॉर्टेंट ही बता दिए। हाँ बेटे 15 से 20 नंबर का भी पेपर इसी चैप्टर में से आया हुआ है। प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाए तो बेटे 25 नंबर तक पहुंच जाएगी। तो बेटे इस चैप्टर में ध्यान से देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, चालाकी नहीं करनी, ईमानदारी से देखना है। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप सब ये बता दीजिए कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक बात बोली थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक बात बोली थी और आप सबको मालूम है। एक्चुअली में अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न थे महाभारत शुरू होने से पहले। महाभारत का युद्ध अभी शुरू ही नहीं हुआ था कि उसके बड़े सारे डिफरेंट क्वेश्चंस थे। ऐसा क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं।